हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर शुरू कर चुके हैं और उसमें आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज और कैथोड रेज का कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, उसके बहुत सारे कांस्टेंट्स वैल्यू को आपको पिछले वीडियो में लिखाया गया होगा, जिसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने कैथोड रेज को डिस्कवरी किया था, अब उसमें दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक तो हाई पोटेंशियल क्यों अप्लाई किया जाता है, जैसे हम बताए थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में 10,000 वोल्ट यानी बहुत ही हाई पोटेंशियल अप्लाई किया गया था, क्यों? ठीक है, उसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बहुत आसान है कि हम इस चीज़ को जानते हैं कि एटम जो होता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता रहता है। इस दोनों के बीच एक फोर्स काम करता है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स है ना, या इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए बोले ये निगेटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि कैथोड से जो कैथोड रे निकलेगा वो रास्ते में पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर चला जाता है एटम से, यानी वो गैस जो है आयोनाइज कर जाता है। तो आयोनाइज कैसे करेगा? ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर हम लो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, कम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो कैथोड से जो रे निकलता है वो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, यानी वहां से रे सही तरीके से नहीं निकलता है, यानी वो रे जो निकलेगा कैथोड से लो पोटेंशियल पर वो विजिबल नहीं हो पाता है ना। बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको डार्क स्पेस दिखने लगेगा, क्लियर विजुअलाइजेशन उसका नहीं होता। ठीक है, इसीलिए वहाँ हाई पोटेंशियल, साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं कि एक ही बार हाई पोटेंशियल अप्लाई किया होगा, पहले लो पोटेंशियल पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि वहाँ पर रेडिएशन बहुत नहीं के बराबर निकल रहा है और पूरे ट्यूब में कई जगहों पर डार्क स्पेस बन रहा था। फिर पोटेंशियल बढ़ाया गया, फिर पोटेंशियल बढ़ाया गया, देखा काफ़ी हाई पोटेंशियल पर पहुंचने के बाद कैथोड रे जो निकल रहा था कैथोड से उसका विजिबिलिटी क्लियर आ रहा था। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखना है। इसके पीछे कारण क्या दिया गया कि कैथोड से जो रे निकलता है इस इलेक्ट्रॉन पर जब टकराएगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर चला जाएगा, ये कैथोड रे जो है। ठीक है, ये भी एक्चुअली कैथोड रेज क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा तो उसको लेकर के वो बाहर चला जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर आपको एक फोर्स है, जिस फोर्स को तोड़ना होगा, इस कैथोड रेज में इतनी पावर होनी चाहिए, इतना एनर्जी होना चाहिए कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को ये तोड़ने में सक्षम हो, कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा। इसके लिए हमें हाई पोटेंशियल अप्लाई करना होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा वेलोसिटी से कैथोड रेज निकलेगा, यानी ये ध्यान रखना है कि जितना हाई वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी यानी कैथोड रेज में जो पार्टिकल उपस्थित है इलेक्ट्रॉन उतना हाई वेलोसिटी से मूव करेगा। तो जब तक इसमें वेलोसिटी हाई नहीं रहेगा तब तक इसको यहाँ से नहीं निकाल पाएगा। सीधी सी बात है, हम जानते हैं न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगाया हुआ है, इसके पास वेलोसिटी हाई होनी चाहिए। वो वेलोसिटी तभी हाई होगा जब पोटेंशियल उसका हम हाई अप्लाई करेंगे, तो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा और ये एटम जो है आयोनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इस एटम पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्यों हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है पता चल गया। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने गैस लिया था लो प्रेशर पर क्यों लेते हैं, हाई प्रेशर पर क्यों नहीं? ठीक है, तो समझो इसके पीछे वजह ये है कि डिस्चार्ज ट्यूब में अगर मान लो कि हम यहाँ पर कैथोड था, यहाँ एनोड था, बीच में गैस लेते हैं। ठीक है, लो प्रेशर पर गैस लिया गया। अब होगा क्या कि अगर इसमें प्रेशर हाई रहेगा, प्रेशर हाई का मतलब हो गया कि इसमें अगर हम ज़्यादा अमाउंट में गैस लेंगे तो कैथोड से जो रे निकलेगा, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि रास्ते में जो एटम्स मिलेंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ये कैथोड रे उस पर कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा। कोलिजन से क्या होगा, कैथोड रेज
अपने ओरिजिनल स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर जाएगा, जिगजैग पाथ पर मूव करने लगेगा। नहीं समझे बात को? बहुत सारा अगर इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहेगा तो यहाँ से जो निकलेगा कैथोड रेज वो क्या करेगा, रास्ते में पड़ने वाले पार्टिकल्स पर टकराएगा, उसमें डेविएशन ज़्यादा होगा, जिगजैग पाथ पर कैथोड रेज आपका मूव करने लगेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वहाँ पर क्या होगा, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल नहीं करेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो कैथोड रेज के पार्टिकल्स जो है उस गैसियस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल से कोलाइड करेगा, ठीक है, कोलिजन होगा, जिससे कैथोड रेज अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगा। ठीक है, तो डेविएशन मिनिमाइज करने के लिए, यानी डेविएशन नहीं हो, नहीं के बराबर हो, मिनिमाइज करने के लिए ही उसमें गैस को लो प्रेशर पर लिया जाता है। ठीक है, आ रही बात? यानी जो कोलिजन से डेविएशन एराइज होगा, उस डेविएशन को मिनिमाइज करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया जाता है अंडर वेरी लो प्रेशर। क्लियर है? आई बात समझ में? ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, थ्योरेटिकली हमें यहाँ पर समझनी थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। और भी एक कारण दिया जा सकता है इसमें कि प्रेशर लो क्यों लिया जाता है, कि लो प्रेशर पर गैस जो है वो ईजिली आयोनाइज कर जाता है, लो प्रेशर पर गैस ईजिली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, एक फैक्टर ये भी है जो बहुत जगहों पर नहीं पता रहता, नहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये सब जो बता रहे हैं हम आपको भी कि हाई वोल्टेज क्यों अप्लाई किए, गैस लो प्रेशर पर क्यों लिया जाता है, ये सब आपको जनरली बहुत जगहों पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जनरली बहुत सारे टीचर इन सब बातों को नहीं भी बताते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बताया, उसको अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। ठीक है, लो प्रेशर पर गैस इजीली आयोनाइज भी हो जाता है। सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये दो चीज़ हो गया। अब हम लोग सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। चलो इसको मिटाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, नाम सुने होंगे आप लोग गोल्डस्टीन का। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रोटॉन जो टर्म है ये किसने दिया, प्रोटॉन टर्म है ना, नेम्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, ये प्रोटॉन टर्म जो है ना रदरफोर्ड के द्वारा ही दे दिया गया। ठीक है, यानी रदरफोर्ड बहुत अर्लियर ही इस चीज को बता चुका था कि एटम जो है, एटम में कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसमें नेगेटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल भी है ना। तो उस पॉजिटिव पार्टिकल को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया, जे थॉमसन, और उसका नामकरण कौन किया, जी स्टोनी। सिमिलर चीज यहाँ पर है, प्रोटॉन का एक्चुअली डिस्कवरी जो है गोल्डस्टीन ने किया। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इस प्रोटॉन टर्म को रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? चलिए अब आइए, इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो समझो। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, सेम चीज यहाँ भी है। ठीक है, अब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में कि कैथोड से कैथोड रेज निकलता है, उसको कैथोड रेज कहे। एक्चुअली वो कैथोड रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही तो है। ठीक है, और सेम टाइम में आप देख रहे थे कि जो कैथोड रेज जिस गैस से होकर पास कर रहा था, उस गैस को आयोनाइज कर दे रहा था, मतलब उस गैस को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर दे रहा था। अब वो पॉजिटिव आयन जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस हुआ गैस से, वही पॉजिटिव आयन निगेटिव पोल यानी कैथोड की तरफ हाई वेलोसिटी से मूव करने लगता है, अपोजिट आयन की तरफ। पॉजिटिव आयन बना डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, और वो जो पॉजिटिव आयन डेवलप हुआ, वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव पोल यानी कैथोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो वही पॉजिटिव आयन से ही प्रोटॉन का डिस्कवरी किया गया जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लिया गया। हाइड्रोजन गैस से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो डिस्चार्ज ट्यूब में गोल्डस्टीन ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस लिया और सेम एक्सपेरिमेंट किया। तो देखा कि जो रे निकल रहा था, यानी जो कैटायन प्रोड्यूस हुआ, वो कैटायन कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा फिगर समझिए जो हम यहाँ बनाते हैं उसको अच्छे ढंग से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर
ठीक उसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में किया गया था। ठीक है, समझो एक यहाँ पर देख रहे हैं आप सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया गया है जिसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसमें बीच में यहाँ देखो, बीचों बीच कहीं पर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बुक बाय बुक ये फिगर बदलते रहता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। ये यहाँ पर मैंने परफोरेटेड कैथोड ले लिया है। परफोरेटेड कैथोड मतलब कि जो सिलिंड्रिकल आपका डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर सर्कुलर डिस्क 2 फीट है, 2, एक इधर सेट किया गया है, एक इधर सेट किया गया है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, एक यहाँ पर सेट है सर्कुलर डिस्क, एक यहाँ पर सर्कुलर डिस्क सेट है। इस डिस्क में होल्स बने हुए हैं, परफोरेटेड कैथोड इसको बोलते हैं। ठीक है, इस डिस्क को हाई वोल्टेज में डीसी सोर्स से नेगेटिव पोल से जोड़ा गया, ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया जिसे कैथोड बोले, लिख दिए परफोरेटेड कैथोड। और जिसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़े वो हमारा एनोड हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट है तो देखा गया। और इसमें क्या किया, ये वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम पंप है और इसमें लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस लिया गया। कोई भी गैस ले सकते हैं लेकिन प्रोटॉन के डिस्कवरी के लिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस लिया गया था। ठीक है, अब ये बात समझ तो समझो। तो सेम एक्सपेरिमेंट है तो सेम फिनोमेनन भी यहाँ पर दर्शाया जाएगा। सेम फिनोमेनन होगा कि कैथोड से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाता है, कैथोड से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, है ना। ये हो गया आपका कैथोड रेज, कैथोड रेज जो कैथोड से निकल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिया गया था, समझो ध्यान सब होता है क्या, H2, ये तो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो H और H के बीच एक बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल में H और H के बीच बॉन्ड होगा। जब यहाँ पर हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी ब्रेक होकर के एटॉमिक हाइड्रोजन बना देता है, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, यानी ये बन गया आपका एटॉमिक हाइड्रोजन जिसके न्यूक्लियस में केवल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, 9th में पढ़े। अभी तक ये सब चीज डिस्कवरी नहीं हुआ, आगे हम लोग बहुत सारे चीज को पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा चक्कर है। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन शुरू का चीज हम आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान लो अब ये कैथोड रे यहाँ से चलेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो एटम है यानी हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना देगा, H+। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक था, प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर है कि हाइड्रोजन पूरे एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन केवल पाया जाता है, उसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0। और वो भी अगर ये हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उसमें तो केवल एक प्रोटॉन बचेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 0 हो गया, प्रोटॉन केवल एक बच गया, न्यूट्रॉन तो इसमें पहले से ही नहीं था, न्यूट्रॉन तो इसमें पहले से ही नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। तो उस हाइड्रोजन जो H+ आयन बना यहाँ पर, उसमें क्या केवल बचा हुआ है, एक प्रोटॉन। तो H+ आयन को ही क्या कहा गया, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवरी जब इसमें हाइड्रोजन गैस लेंगे तो ही होगा। अगर हम कोई दूसरा गैस लेंगे, मान लो कोई दूसरा गैस लेते हैं, हीलियम लेते हैं, ठीक है, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हीलियम प्लस आयन बनेगा, ये पॉजिटिव आयन कहलाएगा, ये पॉजिटिव आयन कहलाएगा। उसको हम प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, इसको हम प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, केटायन कहेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे H+ आयन को। तो हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया। ठीक है, तो जो यहाँ कैथोड से निकला वो एनोड की तरफ मूव किया और साथ ही साथ देखा गया कि डिस्चार्ज ट्यूब में
इधर भी रेडिएशन मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये लाइन जो हम खींच रहे हैं अभी, इस लाइन को देखिए, एनोड से नहीं खींचा गया है, ध्यान से देखो इस फिगर को। ब्लैक जो लाइन खींचे हम लेफ्ट टू राइट, वो कैथोड से निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो रेड लाइन खींचे हैं राइट टू लेफ्ट, वो एनोड से नहीं निकल रहा है, बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लो प्रेशर पर लिया गया था, वो गैस जो आयोनाइज हुआ, वो गैस के एटम्स ही कैथोड की तरफ मूव करते हैं। जैसे लग रहा हो कि एनोड से कोई चीज निकलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो एनोड से निकलता नहीं है, एनोड से निकलता हुआ प्रतीत होता है, आपको लगेगा, ऐसा फील होगा एनोड की तरफ से कुछ आ रहा है। एक्चुअली वो एनोड से नहीं जनरेट हुआ है, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया गया उस गैस से पॉजिटिव आयन बना है, और वही पॉजिटिव आयन मूव करता है कैथोड की तरफ, ठीक है। अब कैथोड में क्या है, होल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, तो कैथोड रे जो यहाँ पर जो आपका ये है रेड वाला लाइन है, चूंकि एनोड से निकलता हुआ आपको प्रतीत होगा तो उसको एनोड रेज कहा गया, ठीक है, या पॉजिटिव रेज उसको कहा गया। वो पॉजिटिव रेज इधर जाएगा तो वो इस होल्स से पास करके बहुत सारे रे तो इस कैथोड के सरफेस पर टकरा कर रुक जाएगा, लेकिन जहां जहां पर होल्स बना हुआ है वहां से तो निकलेगा रेडिएशन, वो एनोड रेज, ठीक है। इसी चीज को यहां समझा रहे थे, यहां से ये निकलेगा इस प्रकार, ठीक है ना। और ये ट्यूब जो है, ट्यूब के इस छोर पर है ना, उस एंड पर हम एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाए हुए हैं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिस पर रेडिएशन जब टकराता है आयन तो वहां पर वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ लिख देते हैं ZNS स्क्रीन, इसको ZNS स्क्रीन बोला जाता है, ठीक है। ट्यूब के इनर सरफेस पर, ट्यूब के अंदर वाले सरफेस पर जिंक सल्फाइड का एक कोट चढ़ा दिया जाता है, एक लेप चढ़ा हुआ रहता है, उसको जिंक सल्फाइड स्क्रीन हम लोग बोलते हैं। जब ये रेडिएशन टकराएगा तो उधर ग्लो करने लगा। ये सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया, गोल्डस्टीन ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि परफोरेटेड कैथोड से जो होल्स था उससे भी रेडिएशन निकल करके बाहर निकल के अपोजिट साइड जा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। वहां उसने जिंक सल्फाइड का एक कोट चढ़ा दिया, जिससे ये साफ साफ दिखने लगा कि वो रेडिएशन जब टकरा रहा था तो ग्लो कर रहा था, ठीक है। इसी रेज को चूंकि ये इधर से निकलता हुआ प्रतीत होते हुए कैथोड को पार करके, कैथोड में जो होल्स है उस होल्स को पार करके यहाँ जाके टकराता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, है ना। तो इस रेज को क्या कहा गया, एनोड रेज, एनोड रेज, या इसी को बोलेंगे पॉजिटिव रेज, या इसी को बोलते हैं कैनाल रेज। इस तीनों नाम से इसको हम लोग जानते हैं, एनोड रेज या पॉजिटिव रेज या कहिए कैनाल रेज, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इसको आप नोट कीजिएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि एनोड रेज को ही पॉजिटिव रेज कहते हैं, उसी को हम लोग कैनाल रेज भी कहते हैं, ठीक है। तो एनोड रेज नाम इसलिए नहीं रखा गया कि एनोड से निकलता है, एनोड से वो नहीं निकलता है, ठीक है। एनोड से निकलता हुआ आपको प्रतीत होगा, इसलिए उसका नाम एनोड रेज भी रखा गया। चूंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया गया गोल्डस्टीन के द्वारा, तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जब स्टडी किया गया, इस पर भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखा गया कि ये जो रेडिएशन है वो निगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जा रहा है, एंड ये रेडिएशन निगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि रेडिएशन जो होगा ये वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव रेज भी कहा गया। कैनाल का एक मीनिंग होल भी होता है, क्योंकि होल से निकल के वहां टकराया, इसलिए इसको कैनाल रेज भी नाम रखा गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो एनोड रेज है वो कैसे जनरेट हुआ, क्या वो एनोड से निकला है? नहीं। यहाँ एक बार लिख सकते हैं हम लोग, एनोड रेज आर एक्चुअली originated from the gas, है ना, ionized gas taken
in discharge tube taken in discharge tube under low pressure ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एनोड रेज एक्चुअली एनोड से नहीं निकलता है, बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो लो प्रेशर पर गैस लिया गया है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। वही आयोनाइज्ड गैस यानी पॉजिटिवली चार्ज गैस कैथोड की तरफ मूव करता है और होल से पार करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर स्ट्राइक करता है, वहां पर वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, ये हो गया इसका डिस्कवरी। इसमें कौन सा गैस लेंगे तो प्रोटॉन का डिस्कवरी होगा। जब हाइड्रोजन गैस लिया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म से पहले एटॉमिक फॉर्म में चेंज होगा, H और H के बीच के बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, फिर वो एटॉमिक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो पॉजिटिव आयन बचेगा उसमें ओनली प्रोटॉन होंगे, इसलिए H प्लस आयन को प्रोटॉन कहा गया और इस प्रकार से प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया। ठीक है, ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो आइए बच्चों, भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जो कि एक्चुअली एनोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर एनोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे, है ना। बहुत सारे प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हैं। जैसे कैथोड रेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है, एनोड रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर है। और इसके अलावा यहाँ समझिए एनोड रेज में क्या और भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं या हैं। सबसे पहले जिस तरह हम पढ़े कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सिमिलरली यहाँ पर एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। फर्स्ट लाइन यही लिखा हुआ है, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब इसके रास्ते में भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे तो इसका शैडो बनेगा, उसका इमेज बनेगा, शैडो बनेगा। ठीक है, पीछे मैंने फिगर बना रखा है, कैथोड था, एनोड था, और कैथोड से डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में और भी स्पेस थे। उसी स्पेस में अगर हम डालते हैं तो वो उसका इमेज बनेगा, यानी शैडो तैयार होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम उस एनोड रेज पर जो कैथोड से आपको पीछे दिख रहा था, कैथोड एनोड नहीं, कैथोड एनोड और कैथोड से पीछे, अगर उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करें तो ये देखा गया कि वो एनोड रेज नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। एनोड रेज में जो पार्टिकल्स होंगे जो कैटायन है, इतना अंडरस्टूड हम पहले भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो जाएगा एटम से डिस्चार्ज ट्यूब में तो कैटायन बनेगा, और कैटायन है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो। तो कैथोड यानी नेगेटिव पोल की तरफ मूव किया और कैथोड के होल्स को पार करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जाके स्ट्राइक किया। तो उस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे तो वो नेगेटिव पोल की तरफ मूव कर जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर है। तीसरी बात समझो, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो एनोड रेज की हम बात कर रहे हैं, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में आपने गैस कौन सा लिया है। कैथोड रेज को इससे नहीं मतलब है कि कौन सा गैस यूज हुआ है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड। कोई भी गैस इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन सभी गैस में एक ही जैसे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो पॉजिटिव आयन बनेंगे वो सभी गैस का सेम तो नहीं होगा, गैस बाय गैस वेरी करेगा। यानी एनोड रेज जो है पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होंगे उसमें, वो किस बात पर डिपेंड करेगा उसका नेचर, कि कौन सा गैस मैंने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया है। गैस के हिसाब से उसका मास चेंज करेगा, चार्ज भी बदल सकता है उसका, है कि नहीं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दो पॉजिटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन निकल गया तो तीन पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी उस पॉजिटिव आयन पर चेंज कर सकता है, और गैस बाय गैस उसका मास भी चेंज कर सकता है ना। तो थर्ड पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसका नेचर एक्चुअली किस बात पर डिपेंड करता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है किस बात पर डिपेंड करता है, डिस्चार्ज ट्यूब में जो आपने गैस यूज किया उस पर। These are simply positively charged gaseous ions।
यानी एक्चुअली जो इनवर्ट रेज है वो क्या है, गैसियस आयंस ही तो है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस है, ठीक है। चौथी बात, E बाय M रेशियो यानी चार्ज बाय मास रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनोड रेज का चार्ज बाय मास रेशियो जो होगा हमेशा कैथोड रेज से कम होगा। कैसे, समझो। कैथोड रेज की बात अगर हम करें, कैथोड रेज मतलब क्या, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो E बाय M या इसी को हम लिख सकते हैं Q बाय M, चार्ज को E से इंडिकेट करो या Q से। तो यहां पर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज हुआ और नीचे मास बैठा है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझो कि इलेक्ट्रॉन का हम अगर निकालते हैं E बाय M रेशियो, तो M तो इसका काफी छोटा है मास, तो सीधी सी बात है कि M Q बाय M अगर हम निकालते हैं तो M अगर स्मॉल रहेगा तो ओवरऑल ये वैल्यू जो होगा लार्ज होगा। बात समझ गए? नहीं समझ में आई बात क्या बोले सो? M नीचे डिनोमिनेटर में है, ये जितना छोटा रहेगा Q बाय M उतना बड़ा आएगा, मैथमेटिकली सोचो, ठीक है। अब एनोड रेज की बात करें, एनोड रेज का अगर हम Q बाय M निकालते हैं, ठीक है, ये तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, M का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब पूरा जो होगा Q बाय M वो घटेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका M छोटा है, क्लियर है, उसका Q बाय M बड़ा आएगा। लेकिन जो एनोड रेज में पार्टिकल होंगे, केटायन हैं, उनका मास तो ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रॉन से, वो पॉजिटिव आयन है ना। किसी का भी मास निकालिएगा आपको उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ बचे हुए प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव आयन का मास ज्यादा होगा, तो M जितना बढ़ेगा Q बाय M उतना घटेगा। ये फिक्स है कि किसी भी एनोड रेज का, हर एक एनोड रेज जो भी है, ठीक है, सब के E बाय M का वैल्यू कैथोड रेज से भी छोटा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे मजे की बात यह है कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो उस स्थिति में E बाय M का वैल्यू सबसे लार्जेस्ट आता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट गैस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो केवल एक प्रोटॉन बचेगा जो सबसे हल्का होगा, मतलब सारे पॉजिटिव आयन में सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोटॉन ही है। तो प्रोटॉन का मास सभी पॉजिटिव आयन में सबसे कम है, इसलिए उसका Q बाय M जो होगा अदर पॉजिटिव आयन के रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा आएगा। बात समझ गए? सोचो, खुद सोचो। तो बच्चों देखो सबसे लास्ट में यही पॉइंट लिखा हुआ है, E बाय M वैल्यू विल बी मैक्सिमम व्हेन H हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो वैसी स्थिति में E बाय M का वैल्यू सबसे बड़ा आएगा। बात को समझ गए? ऊपर वाले में क्या लिखे हैं कि एनोड रेज का E बाय M का वैल्यू हमेशा कैथोड रेज से छोटा होगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन सारे पॉजिटिव आयन की अगर बात करें, सभी पॉजिटिव आयन की, तो वैसी स्थिति में H प्लस आयन यानी प्रोटॉन का E बाय M का वैल्यू सभी पॉजिटिव एमंग पॉजिटिव आयंस सबसे बड़ा होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? देखो जैसे देखो हाइड्रोजन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो बन गया H प्लस, ये स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट ही बहुत छोटे साइज इसके। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन छोटा भी है और स्मॉलेस्ट भी है और लाइटेस्ट भी है। ये इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। एक यहाँ चार्ज है, प्रोटॉन ही है, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन। इसका E बाय M का जो वैल्यू होगा हाईएस्ट होगा, सबसे अधिक होगा किसमें? एमंग ऑल पॉजिटिव आयंस, सभी पॉजिटिव आयंस के बीच E बाय M का वैल्यू प्रोटॉन का यानी H प्लस का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। कैथोड से कम होगा लेकिन ऑल पॉजिटिव आयंस के रिस्पेक्ट में सबसे अधिक होगा। क्लियर है? इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया, नोट कर लो इसको। अब इसमें कुछ हम लोग इसके मास को स्टडी करेंगे, प्रोटॉन का मास क्या होगा, ठीक है, उसका चार्ज क्या होता है ना।
और उसका E/M का वैल्यू कितना होता है, ये सब अभी समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, यानी पेन और कॉपी लेकर बैठो, सबको नोट करते चलो। बच्चों समझ में आ गई यहाँ पर आपको कि H+ आयन जो है इसी को एक्चुअली प्रोटॉन कहा जाता है, ठीक है ना। H+ आयन को ये लोग प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो E/M वैल्यू ऑफ प्रोटॉन यानी H+ है ना, जिसका वैल्यू सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। हाईएस्ट मींस ऑल पॉजिटिव आयंस के रेस्पेक्ट में, एमंग ऑल पॉजिटिव आयंस कितने होते हैं मालूम है आपको? 9.58 × 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम, या इसी को आप लिख सकते हैं 9.58 × 10⁷ कूलम्ब पर केजी, ठीक है। ये सब कांस्टेंट्स वैल्यू हैं जिसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। हो सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सके कि प्रोटॉन के E/M का वैल्यू कितना होता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा मे बी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है मालूम है आपको? 1.0073 AMU। AMU में 1.0073 AMU होता है। राउंड फिगर में से हम लोग 1 AMU ले लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू है 1.0073 AMU, राउंड फिगर में हम लोग 1 AMU लेके समझते हैं, ठीक है। ग्राम में इसका मास 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसी को राउंड फिगर में 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम। केजी में लिखेंगे तो 1.6726 × 10⁻⁻27 केजी, या राउंड फिगर में 1.673 × 10⁻⁻27 केजी। ये हो गया प्रोटॉन का मास, आप इसे याद रखिएगा 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.673 × 10⁻⁻27 केजी। ये इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, इलेक्ट्रॉन से इसका हेवियर मास है। ये तो मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था। ये मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का मास वो 1837 टाइम्स ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। या तो ऐसे कहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1837 गुना कम होता है प्रोटॉन के मास से, या कहेंगे प्रोटॉन का जो मास होता है 1837 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। एक ही बात है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग। चार्ज क्या होता है इसका? चार्ज ऑफ प्रोटॉन, है ना। समझो, हम जानते हैं कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस चीज को तो हम जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो सीधी सी बात है कि जितना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करता है सेम चार्ज प्रोटॉन भी कैरी करेगा, केवल साइन चेंज रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल होगा, ठीक है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। राउंड फिगर में इसको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ले सकते हैं, या इसी को लिखते हैं 4.803 × 10⁻⁻10 ESU, या इसी को लिख सकते हैं राउंड फिगर में 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चार्ज का ये भी यूनिट है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और चार्ज का यूनिट होता है ESU। कूलम्ब हो गया SI यूनिट, जबकि ESU यूनिट होता है CGS सिस्टम। फिजिक्स में लोग SI सिस्टम, CGS सिस्टम पढ़ते हैं। चार्ज का यूनिट ESU भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको।
तो ये इसका वैल्यू हो गया ESU यानी CGS सिस्टम में, ये हो गया कूलम में। ठीक है, सेम चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का भी था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, यानी इसी में माइनस साइन हम लोग यहाँ लगा देते हैं, माइनस। इसी का जब पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी पार्टिकल पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 3 यूनिट, मान लो कि कोई X है पार्टिकल जिस पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज होगा, 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज, यानी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड ये है। अगर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यूनिट चार्ज होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो इसको नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा प्रोटॉन का डिस्कवरी, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट, उसके कांस्टेंट्स वैल्यू हमने स्टडी कर लिए। इस प्रकार से आपका प्रोटॉन यहाँ पर फिनिश्ड हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी फिनिश्ड है, उसके बारे में आप लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया इलेक्ट्रॉन के बारे में। अभी हम लोग इस वीडियो में प्रोटॉन के बारे में समझे। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूट्रॉन का डिस्कवरी और रेडियो एक्टिविटी का इनिशियल इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, रेडियो एक्टिविटी का इनिशियल इंफॉर्मेशन, और फिर हम लोग न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।